हेलो दोस्तों, मैं उड़ान एकेडमी और एग्ज़ाम ओरिजिनल की तरफ से आप लोगों को आज एक नया एम्पायर यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे का जो कहानी है उसे बताने के लिए और गौरी वंश की स्थापना के साथ साथ दिल्ली सल्तनत में पहला गुलाम वंश जो स्थापित हुआ उसके पीछे क्या क्या रीज़न हुए, कैसे भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई, इसको लेकर हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले गौरी वंश स्थापित कैसे हुआ। आप लोगों को जैसे सबको पता है कि भारत पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया और मोहम्मद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए। हेनरी इलियट के अनुसार यह माना जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण करने के साथ साथ उसने सोमनाथ के मंदिर को भी लूटा और सोमनाथ के मंदिर से जो उसे धन संपदा प्राप्त हुई उस धन संपदा का प्रयोग उसने इस्लाम धर्म का प्रचार करने और उसने अपने राज्य को फैलाने के लिए किया। जब मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई और मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाने के बाद मोहम्मद गोरी जो आने वाले समय में भारत पर आक्रमण करेगा उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया था कि भारत जो है वो एक सोने की चिड़िया है और इसमें जो धन है उस धन का प्रयोग इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन गौरी वंश की स्थापना मोहम्मद गोरी ने नहीं की, बल्कि मोहम्मद गोरी के पहले अलाउद्दीन हुसैन ने गौरी वंश की स्थापना की और अलाउद्दीन हुसैन के द्वारा जब गौरी वंश की स्थापना की गई तो इस समय जो मोहम्मद गजनवी के द्वारा जो गजनी एम्पायर बनाया गया था उस गजनी एम्पायर पर अलाउद्दीन हुसैन ने आक्रमण कर दिया। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन हुसैन ने जो गजनवी वंश की कैपिटल हुआ करती थी गजनी, उस पर आक्रमण करके उसने इस गजनी को पूरी तरीके से जलाकर राख कर दिया और इसी के उसमें उसने एक टाइटल लिया जिसका नाम था जहां सोच और इस तरह अलाउद्दीन हुसैन ने जहां सोच की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन हुसैन क्योंकि गौरी वंश का फाउंडर है ये और गौरी वंश की स्थापना कर चुका है और इसने गजनी को भी अपने अंडर में ले लिया है। अलाउद्दीन हुसैन के बाद इसका ही एक चचेरा भाई गयासुद्दीन गोर अगला गौरी वंश का शासक बना और गयासुद्दीन गोर के बारे में कहा जाता है कि यही प्रॉपर तरीके से गौरी वंश को इसने स्टैब्लिश किया यानी कि स्थापित किया। इसी गयासुद्दीन गोर का जो छोटा भाई था उसी का नाम था सिहाबुद्दीन और यही वो सिहाबुद्दीन इतिहास में कहलाएगा मोहम्मद गोरी। तो क्या कहलाएगा दोस्तों? सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाएगा। लेकिन मोहम्मद गोरी जब तक अपना बड़ा भाई यानी कि गयासुद्दीन गोर जब तक जिंदा रहेगा तब तक सिहाबुद्दीन गौरी वंश का शासक नहीं बनेगा और गौरी वंश का शासक जो है वो गयासुद्दीन गोर को ही माना जाएगा जब तक मोहम्मद गोरी जब तक शासन नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ यह हुआ कि इस समय कंडीशन ये हुई कि जितने भी ये शासक बने यानी कि गयासुद्दीन गोर या फिर अलाउद्दीन हुसैन या सिहाबुद्दीन, इन सबका मेन मोटिव यही होता था कि किसी ना किसी तरीके से इस्लाम धर्म का जितना हो सके प्रचार करना और जितना हो सके उसे धन को लूटना था। इसी क्रम में भारत की अगर हम कंडीशन देखें तो भारत की कंडीशन इस समय क्या थी? इस समय भारत की जो कंडीशन थी वो ये थी कि इस समय यहां पर गौरी वंश स्थापित हो चुका था और मैंने आप लोगों को बताया कि गौरी वंश का इस समय जो शासक है वो कौन है? गयासुद्दीन गोर और इसी का भाई है सिहाबुद्दीन। गयासुद्दीन गोर का भारत में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन सिहाबुद्दीन गोर का भारत में बहुत इंटरेस्ट था। इसलिए गयासुद्दीन गोर और सिहाबुद्दीन ने आपस में मिलकर एक समझौता किया, संभवतः ये माना गया और गयासुद्दीन ने भारत
पर आक्रमण ना करते हुए उसने पश्चिमी जो देश थे यानी कि जो मिडिल एशियन कंट्री थी उन पर आक्रमण करने की नीति बनाई, और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण करने की या धन लूटने की या इस्लाम धर्म का प्रचार करने की नीति बनाई। इसी क्रम में 1173 में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान को जीत लिया, और मुल्तान को जीतने के लिए यहां पर जो एक जनजाति रहा करती थी जिनका यहां पर थोड़ा सा अधिकार हुआ करता था उसका नाम था करमाती, और करमातियों को पराजित करके मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया। मुल्तान पर अधिकार कर देने के बाद अब उसकी नीति आगे भारत की ओर बढ़ने की हुई। इसी क्रम में उसने आगे बढ़ने के लिए अपनी पॉलिसियां तैयार की, और 1175 तक आते आते मुल्तान जो है वो पूरी तरीके से उसके अंडर में आ गया। 1173 से वो आगे बढ़ना चालू हुआ और 75 में उसने मुल्तान पर अधिकार कर लिया। अब मोहम्मद गोरी ने ये सोचा कि मोहम्मद गजनवी जो था यानी महमूद गजनवी जो था उसने भारत पर आक्रमण किया, और भारत पर आक्रमण करने के लिए उसने खैबर दर्रे का प्रयोग किया। मोहम्मद गोरी भाई साहब ने सोचा कि भैया मैं कुछ अलग करूंगा। अब अलग करूंगा तो क्या करूंगा कि भैया मैं खैबर दर्रे से होते हुए आक्रमण नहीं करूंगा, बल्कि मैं गुजरात के रास्ते भारत में इंटर होऊंगा, और इसके लिए उसने खैबर दर्रे की जगह गोमल दर्रे से भारत की ओर इंटर किया। जब मोहम्मद गोरी गोमल दर्रे से भारत की ओर बढ़ा तो इस समय भारत की जो कंडीशन है, यहां पर कई राजपूत राज या कई राजपूत राज्य जो हैं वो स्थापित थे। इसी क्रम में गुजरात में एक वंश हुआ करता था जिसको हम सोलंकी या फिर गुजरात के चालुक्य वंश के नाम से जानते थे। गुजरात का चालुक्य वंश या सोलंकी वंश इस समय यहां पर स्थापित था। इसी का इस समय जो शासक था वो था भीम द्वितीय। हुआ ये कि मोहम्मद गोरी भारत की तरफ आगे बढ़ा। गोमल दर्रे से जब वो आगे बढ़ा तो सोलंकी वंश यानी कि चालुक्य वंश का शासक जो भीम द्वितीय था, इनकी जो माता थी उनका नाम था नायिका देवी, और नायिका देवी ने सारी कमान अपने हाथों में रखी, और नायिका देवी और मोहम्मद गोरी के बीच एक बैटल हुआ। क्योंकि राजा भीम द्वितीय था इसलिए आप जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो भीम द्वितीय मिलेगा इसमें, लेकिन यह भी क्वेश्चन मिलेगा कि मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो इस समय गुजरात की जो महारानी यानी कि जो राजमाता थी वो नायिका देवी ने इस युद्ध में सामना किया मोहम्मद गोरी का, और एक बैटल हुआ दोनों के बीच जिसे कहा जाता है माउंट आबू का युद्ध। और इस माउंट आबू के युद्ध में मोहम्मद गोरी को नायिका देवी और भीम द्वितीय की सेना ने पराजित कर दिया, और ये भारत में मोहम्मद गोरी की पहली पराजय थी। मोहम्मद गोरी का इस तरह पराजित हो जाना, और उसे इस बात का थोड़ा सा ये लगा कि भैया मैं पराजित हो गया हूं, और अब मोहम्मद गोरी को लगा कि भैया गजनी साहब इतना लूट लाट के ले गए, भैया मैं भी थोड़ी कम थोड़ी पड़ूंगा, मैं भी लूट के ले जाऊंगा। अब इसी क्रम में मोहम्मद गोरी जो है उसने आगे के लिए अपनी नीति बनाई और उसने लाहौर वगैरह को जीता। लाहौर वगैरह को जीतने के बाद मोहम्मद गोरी भारत में आगे की ओर बढ़ा, और इसी क्रम में उसकी सीमा भटिंडा तक आ गई। इस समय जो भटिंडा का इलाका था वो इस समय अजमेर के चौहान वंश पृथ्वीराज चौहान के अंडर में आता था, और इस समय अजमेर में जो चौहान वंश का शासक था उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो याद रखना दोस्तों, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुआ है वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ है। अब कंडीशन ऐसी क्या बन रही है कि किस तरीके से मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होगा, इसके लिए प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए तो जो ये भटिंडा का जो सीमा निर्धारित की गई थी, यानी जो भटिंडा की सीमा थी वो चौहानों की सीमा थी, और मोहम्मद गोरी का भटिंडा तक आ जाना इस बात के लिए ये तय हो गया था कि अब दोनों के बीच एक बैटल होगा। अब आगे क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान
और मोहम्मद गोरी की सीमा जब भटिंडा तक आ गई तो यह अब निर्णायक रूप से सिद्ध हो गया कि अब एक बैटल होगा जो पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में होगा। इसी क्रम में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुआ वो हुआ 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। और इस तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। पृथ्वीराज चौहान क्योंकि राजपूतों का इस समय सबसे ज्यादा ताकतवर शासक भी था और कई राजपूत शासकों को उसने अपनी तरफ मिलाया भी था, और 1191 में जब तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने कई राजपूतों को अपने साथ मिलाते हुए एक विशाल सेना खड़ी करी। दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी भी कोई कसर कम छोड़ के तो आएगा नहीं, इसलिए मोहम्मद गोरी भी अपनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ गया और फिर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। लेकिन इस तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया और मोहम्मद गोरी को पराजित कर देने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सीमा वापस भटिंडा तक बना ली और मोहम्मद गोरी वापस पंजाब की ओर लौट गया। जब वो पंजाब की ओर लौटा तो भाई साहब टेंशन में आ गए और सोचने लगे भैया यार ऐसा हुआ क्या, यार मैं हार कैसे गया। और एक साल तक उसने प्रॉपर ये तैयारी की कि भैया हारने का मेरे पीछे रीजन क्या था, ऐसा क्या हुआ कि मैं हार कैसे गया। और एक साल तक उसने अपनी गलतियों को सुधारा और वापस प्रॉपर तरीके से वो तैयार हुआ। 1192 में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध दोबारा मोहम्मद गोरी आगे बढ़ा और जब वो दोबारा आगे बढ़ा तो 1192 में तराइन का सेकेंड बैटल हुआ। और इस तराइन के द्वितीय युद्ध में क्योंकि पृथ्वीराज चौहान भी अपनी सेना के साथ था और मोहम्मद गोरी भी अपनी सेना के साथ आया, लेकिन इस तराइन के सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई। अब बात यह आती है कि ऐसा क्या हुआ कि तराइन का प्रथम युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया, लेकिन तराइन का सेकंड युद्ध पृथ्वीराज चौहान कैसे हार गया। तो पृथ्वीराज चौहान के तराइन के सेकंड युद्ध के हारने के पीछे, क्योंकि कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि पृथ्वीराज चौहान ने कई बार उसे माफ भी किया या उसे पराजित भी किया, अन्य शासकों ने भी उसको पराजित किया। यहां तक यह भी कहा जाता है कि गढ़वाल वंश के शासक जयचंद ने भी पृथ्वीराज चौहान का सपोर्ट ना करते हुए इंडिविजुअल रूप से मोहम्मद गोरी का सामना किया और मोहम्मद गोरी को उसने भी कई बार पराजित किया। लेकिन जो भी हो, लेकिन सेकंड बैटल जो तराइन का हुआ, इस तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हारने का रीजन क्या था। इसके हारने का जो रीजन है वो ये था कि इस समय पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर में चौहान वंश का शासक है, उसी समय भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वंशों की स्थापना करके बैठे हुए हैं। यानी कि इस समय कई राजपूत वंश स्थापित हो चुके हैं और इस समय सभी राजपूत जो हैं वो पावरफुल भी है। देखा जाए तो इस समय अजमेर में जो शासक है वो है पृथ्वीराज चौहान। दूसरी तरफ जो कन्नौज है, इस कन्नौज का जो शासक है वो है जयचंद और जयचंद जिस वंश का शासक है वो है गढ़वाल वंश। दूसरी तरफ चंदेल वंश है और चंदेल वंश का इस समय जो शासक है वो है परमार्दी देव। और जो गुजरात में सोलंकी वंश का शासन है, उस सोलंकी वंश का शासक जो है वो है भीम सेकेंड। कंडीशन ये बनी हुई है। दूसरी तरफ दरवाजे पे कौन दस्तक दे रहा है? मोहम्मद गोरी दस्तक दे रहा है। तराइन का प्रथम युद्ध भले ही पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया, लेकिन तराइन का द्वितीय युद्ध जीतने के लिए
प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मोहम्मद गोरी तैयार होकर आया था, क्योंकि भाई साहब खार खाए बैठा था, क्योंकि तराइन का प्रथम युद्ध वो हार चुका था। हुआ ये कि पृथ्वीराज चौहान ने ऐसी कंडीशन बना दी कि जो दूसरे राजपूत शासक थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जैसे सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद का जो वंश था, गहरवाल वंश, वहां की जो राजकुमारी थी यानी जयचंद की जो पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था संयोगिता। कहा जाता है कि संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की योग्यता और उसके विजय कौशल की कहानियां सुन रखी थी, और पृथ्वीराज चौहान ने इस समय अपनी वीरता को राजपूत राज्यों में फैला रखा था। जब संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान का पहले बार चित्र देखा तो संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को मनी मन में अपना पति मान चुकी थी। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान ने भी संयोगिता के रूप और वर्ण का जब सुना तो संयोगिता को भी वो प्रेम करने लगा था। ऐसा नहीं है कि संयोगिता उसकी पहली पत्नी थी, संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की 13वें नंबर की पत्नी थी, यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने 13 विवाह किए थे, जिसमें से अंतिम रूप में संयोगिता उसकी पत्नी बनी। दूसरी तरफ यह है कि संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को मनी मन पसंद भी करती है, पृथ्वीराज चौहान भी संयोगिता को पसंद करता है, लेकिन जयचंद पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करता। हुआ यह कि जयचंद जब पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करता तो उसने अपने राज्य में संयोगिता का स्वयंवर रचाने के लिए जितने भी राजपूत राज्य थे उन सभी राजपूत राज्यों को बुलाया और एक स्वयंवर रचा। इसी स्वयंवर में उसने पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए द्वारपाल के रूप में उसकी एक मूर्ति बनवा के रख दी। जब वरमाला पहनाने की बारी आई तो संयोगिता ने किसी भी राजपूत शासक को वरमाला ना पहनाते हुए जो पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति बनाई गई थी उस मूर्ति पर उसने जैसे ही वरमाला पहनानी चाहिए तभी पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि जयचंद ने स्वयंवर में उसे आमंत्रित नहीं किया था जिस बात से वो खफा था, और पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर में घुसकर संयोगिता का अपहरण कर लिया और संयोगिता का अपहरण करके जयचंद के सामने से वो संयोगिता को उठाकर ले गया। इसलिए जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करेगा तो जयचंद क्या साथ देगा पृथ्वीराज चौहान का? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी का अपहरण कर लिया किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। तो भैया कहने के लिए तो दामाद, लेकिन अपहरण किया, इसलिए जयचंद पृथ्वीराज चौहान का सपोर्टर या सपोर्ट वो नहीं करेगा। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान ने भीम द्वितीय पर भी आक्रमण किया और भीम द्वितीय जो है मोहम्मद गोरी के समय जब भारत पर आक्रमण होगा तो भीम तृतीय भी पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं देगा। दूसरी तरफ चंदेल शासक परमार्दी देव पर भी पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया और परमार्दी देव के इस समय 2 सेनापति हुआ करते थे जिसका नाम था आला और उदल, और आला और उदल ने बड़ी वीरता के साथ पृथ्वीराज चौहान की सेना का सामना किया, लेकिन ये भी वीर गति को प्राप्त हो गए। इसलिए चंदेल शासक परमार्दी देव भी पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं देगा और इस तरह मेन राजपूतों के द्वारा पृथ्वीराज चौहान का साथ ना देने की वजह से जब मोहम्मद गोरी 1192 में दोबारा भारत की ओर आएगा और जब तराइन का दूसरा युद्ध होगा, इस तराइन के दूसरे युद्ध में वो पराजित कर देगा पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देने के बाद अब कहानी ये आती है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ क्या। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के रिलेशन के बारे में बताया है। कई लोगों ने अपने अपने तरीके से इस तर्क को देने का प्रयास भी किया है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के समय अंतिम समय में हुआ क्या। अब अंतिम समय में क्या हुआ इसको लेकर यह कहा जाता है कि जब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ तो इसको लेकर 3 तरह के थॉट लोगों ने अपने अपने तरीके से दिए। जैसे सबसे पहले मिनहाज उस सिराज ने यह बताया कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई और
पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाने के बाद सिरसा नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। तो मिनाज उस सिराज ये कहता है कि तत्काल युद्ध हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो हमें पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासों में मिलती है, जिसमें वो ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने पकड़ा और मोहम्मद गोरी उसे पकड़कर अपने गजनी ले गया। उसने उसकी आंखें निकलवाई और आंखें निकलवाने के बाद चंद बरदाई के साथ पृथ्वीराज चौहान को कारागार में डाल दिया गया। लेकिन चंद बरदाई ने तब मोहम्मद गोरी के सामने ये बात लेकर आया कि पृथ्वीराज चौहान अंधा होने के बावजूद भी शब्द भेदी बाण चला सकता है। अगर वो शब्द भेदी बाण चला सकता है तो मोहम्मद गोरी को लगा कि भैया ये तो नया मार्केट में कोई तीरंदाज आ गया भैया, कि बिना अंधा होने के बाद भी वो तीर चला सकता है। भैया बुलाया उसको, पृथ्वीराज चौहान को, और भरे दरबार में पृथ्वीराज चौहान को बुलाया। चंद बरदाई भी उसके साथ आया और पृथ्वीराज चौहान ने, जब चंद बरदाई ने कहा कि मोहम्मद जो गोरी है वो अपने गद्दी पर बैठा हुआ है, और जब वो एक श्लोक उसने बोला कि अष्टंगुल प्रधान वाला, जब उसने बोला और फिर उसके बाद चंद बरदाई के कहने पर पृथ्वीराज रासो ने तीर चलाया, यानी पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और मोहम्मद गोरी जो गद्दी पर बैठा हुआ था वो तीर जाके मोहम्मद गोरी को लगा और मोहम्मद गोरी की तभी मृत्यु हो गई। ये कहानी चंद बरदाई ने अपनी रचना पृथ्वीराज रासो में बताई है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि ऐसा हुआ नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो मोहम्मद गोरी के बारे में हमें 1206 तक पता चलता है, जबकि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु तो 1152 या 53 में ही हो गई थी, मतलब 1152-93 में भी हो गई थी। तीसरी हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हसन निजामी के द्वारा, और हसन निजामी ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देने के बाद मोहम्मद गोरी उसे अजमेर लेकर आया, और अजमेर लेकर आने के बाद उसने कुछ समय तक उसे अपने अंडर में काम करने के लिए रखा, लेकिन बाद में शायद पृथ्वीराज चौहान ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के बाद जो है उसकी हत्या कर दी गई। अब ये जो तर्क है जो हसन निजामी ने दिया है ये थोड़ा इफेक्टिव इसलिए लगता है क्योंकि इस समय एक सिक्के पाए गए हैं जिसमें हमें एक तरफ पृथ्वीराज का नाम और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है। मोहम्मद बिन साम या कि मोहम्मद गोरी का ही नाम है, और इस तरह एक सिक्के हमें दोनों के नाम के मिले हैं, जिससे इस बात का प्रूफ हो जाता है कि कुछ समय तक शायद पृथ्वीराज चौहान को उसने अपने अंडर में रखा होगा, लेकिन बाद में उसने विद्रोह कर दिया होगा और शायद उसकी हत्या कर दी होगी। अब कुछ भी हो, ये 3 थ्रोट हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में पता चलते हैं, जो सबसे ऑथेंटिक रूप से हमें हसन निजामी का तर्क उचित लगता है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास पुरातात्विक स्रोत के रूप में सिक्के उपलब्ध हैं। साहित्य के रूप में हमारे पास चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो है, लेकिन ये एक दरबारी काव्य है, और दरबारी काव्य है यानी कि इसमें अपने राजा की प्रशंसा के उसमें लिखा गया है, इसलिए कई इतिहासकार इसे एक्सेप्ट नहीं करते। अब वो अलग अलग बात है कि कौन किसे मानता है और किसे नहीं मानता। दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी ने तराइन का युद्ध जीता, और तराइन का युद्ध जीत लेने के बाद जो भारत का क्षेत्र था उस भारत के क्षेत्र का जो प्रमुख है या उसका जो दायित्व है उस दायित्व को निभाने के लिए उसने अपने एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया, और 1192 में तराइन का बैटल जीत लेने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का जीता हुआ जो क्षेत्र था मोहम्मद गोरी के द्वारा उसका प्रमुख बन गया। दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी वापस लौट गया, लेकिन मोहम्मद गोरी जब वापस लौटा तब तक गहड़वाल वंश का शासक यानी जयचंद को पराजित नहीं किया गया था। 2 वर्ष बाद मोहम्मद गोरी वापस आया, और वापस आके
1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच चंदावर का बैटल हुआ और इस चंदावर के बैटल में गढ़वाल वंश के शासक जयचंद को मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया और जयचंद को पराजित कर देने पर जो उत्तर भारत का जो कन्नौज वाला इलाका था वो भी उसके अधिकार क्षेत्र में आ गया। बची हुई कसर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दी। उसने रणथंबोर, वरण, ठीक है, आसपास के जो इलाके थे उन सबको जीत लिया और इस तरह देखते ही देखते तुर्की लोग भारत के उत्तर में अपने आप को स्थापित कर चुके थे। कहानी तब बदली जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई। हुआ ये कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि 1173-75 के आसपास 1173-75 के आसपास जब मोहम्मद गोरी ने करमातियों से मुल्तान छीना तो करमाती लोग जो थे वो तबाह हो चुके थे, यानी उनका राज्य जो है वो समाप्त हो चुका था। लेकिन कुछ करमाती आज भी मोहम्मद गोरी की मृत्यु की आशंका या मृत्यु के लिए वो तैयार, यानी मृत्यु की प्लानिंग कर रहे थे। इसी क्रम में यह हुआ कि मोहम्मद गोरी का जो अभियान था, यानी अंतिम अभियान जो हुआ मोहम्मद गोरी का, वो खोखर जाति के विरुद्ध हुआ। 1205 में खोखर जाति के विरुद्ध मोहम्मद गोरी ने अपना अंतिम अभियान किया। इसी क्रम में जब वो वापस जा रहा था तो सिंधु नदी के दमयक नामक स्थान पर, यानी जो सिंधु नदी का दमयक नामक स्थान था, वहां पर गोरी की सेना ने अपना बेस कैंप लगाया और जब बेस कैंप लगाया गया तो सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वहीं पर एक जगह थी दमयक, यहां पर कैंप लगाया गया। करमातियों ने प्लानिंग करी कि मोहम्मद गोरी रात को यहीं रुकेगा और यही मौका है कि मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाए। ठीक है, इस्लाम धर्म में नमाज सबसे महत्वपूर्ण होती है और नमाज के वक्त ये प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता। करमातियों को ये पता था कि एक समय आएगा जब मोहम्मद गोरी नमाज पढ़ेगा। वो उनके सैनिकों के कपड़ों उन्होंने धारण किए और कपड़े धारण करके वो दमयक जो स्थान था उसके शिविर में घुस गए। अब शिविर में घुसकर उन्होंने देखा कि भैया मोहम्मद गोरी कहाँ रुका हुआ है, तो पहले उसके कैंप को ढूंढा और कैंप को ढूंढने के बाद जब नमाज पढ़ने का समय आया और जब मोहम्मद गोरी नमाज पढ़ने गया तभी 1206 में करमातियों ने उस कैंप में घुसकर मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी और मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाने पर प्रश्न खड़ा हो गया कि अब मोहम्मद गोरी का एम्पायर कौन संभालेगा, क्योंकि मोहम्मद गोरी के एम्पायर की अगर बात की जाए तो उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने जो कुछ भी जीता था वो सब उसके दासों में विभाजित कर दिया जाएगा और इस तरह मोहम्मद गोरी का पूरा राज्य उसके दासों के मध्य विभाजित कर दिया गया। यानी उसके राज्य के अलग अलग भागों में अलग अलग दास अपॉइंट किए गए। जैसे अगर हम मोहम्मद गोरी के दासों की स्थिति को देखें तो क्या कंडीशन बन रही है। कंडीशन ये बन रही है कि मोहम्मद गोरी ने ये इलाका जीत चुका है वो, और ये इलाका जीत चुका है वो, इसलिए जो गजनी वाला इलाका है, इस गजनी वाले इलाके में उसने अपने एक दास यलदोज को रखा हुआ था, इसलिए मोहम्मद गोरी की मृत्यु बाद गजनी का एरिया यलदोज को मिला। सिंध का जो इलाका था वो सिंध का इलाका उसके एक दास कुबाचा को मिला और जो भारत का क्षेत्र था जो 1192 में ही कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल चुका था, इसलिए भारतीय क्षेत्र का प्रमुख कुतुबुद्दीन ऐबक बना। लेकिन
ग्वाचा और यल्दोज को यहां से इतनी आमदनी प्राप्त नहीं हो रही थी, इसलिए इन लोगों की हमेशा नियत भारत की ओर बनी रही। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन दोनों से निपटने के लिए अपनी कैपिटल भी उसने लाहौर को बना लिया और इस तरह लाहौर को अपनी कैपिटल के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया, जिससे ये दोनों भारत पे अंदर इंटर ना हो सके, भारत पर आक्रमण ना कर सके। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक भी लाहौर आकर इन दोनों को रोकने के लिए रुक गया। लेकिन मोहम्मद गोरी ने भारत में अपने 2 दास अपॉइंट किए थे, एक किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को और दूसरा उसने किया था बख्तियार खिलजी को। और बख्तियार खिलजी को उसने बंगाल और बिहार जीतने के लिए भेजा। जब बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार जीतने के लिए आगे बढ़ा तो 1203 में उसने वो चीज कर डाली जो भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। बख्तियार खिलजी जब बिहार और बंगाल की ओर बढ़ा तब रास्ते में उसे नालंदा विश्वविद्यालय दिखा। शायद बख्तियार खिलजी को यह लगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है शायद वो सैनिक अड्डा होगा या फिर वहां पे कुछ धन छुपा होगा। इसी उद्देश्य से उसने आक्रमण कर दिया। जब उसने आक्रमण किया तो जो उसके सैनिक थे उन सैनिकों ने धन की खोज में चारों तरफ आग लगाना चालू कर दी और जब तक बख्तियार खिलजी को पता चलता कि भैया ये तो एक पुस्तकालय है, ये यूनिवर्सिटी है, तब तक तो भैया आग लग चुकी थी और बख्तियार खिलजी ने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर डाला, जलाकर समाप्त कर दिया। बौद्ध धर्म की प्राचीन ग्रंथ जितने भी लिखे गए थे सभी इसी अभियान में अधिकांशतः जला दिए गए और इस तरह नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया गया। बख्तियार खिलजी आगे बढ़ा और बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। इस समय बंगाल में सेन वंश का शासन था और सेन वंश का इस समय जो शासक था वो था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन को पराजित करके बख्तियार खिलजी ने बंगाल में अपनी कैपिटल लखनौती को स्थापित कर लिया। तो दोस्तों, बख्तियार खिलजी के द्वारा लखनौती को अपनी कैपिटल स्थापित कर लेने के बाद जब बख्तियार खिलजी ने असम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन असम क्योंकि पहाड़ी इलाका था इसलिए उसे पराजय का सामना करना पड़ा और फिर इसी के एक साथी अली मर्दान ने भाई साहब की चाकू मारकर हत्या कर दी और इस तरह बख्तियार खिलजी का भी अंत हो गया और इस तरह भारत का एरिया प्रॉपर तरीके से अब किसके हाथों में आ गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आ गया और इस तरह भारत में पहला तुर्की वंश यानी कि तुर्कियों के द्वारा स्थापित किया गया पहला वंश गुलाम वंश की स्थापना हुई। इस गुलाम वंश को इलबरी वंश या फिर मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है और इस तरह गौरी एम्पायर जो था वो भारत में तुर्की एम्पायर के रूप में गुलाम वंश के रूप में स्थापित हुआ और भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई। तो दोस्तों, ये था गौरी एम्पायर यानी मोहम्मद गौरी के द्वारा स्थापित किया गया जो प्रॉपर तरीके से जो बनाया गया वो एम्पायर था जिसे उसके दासों के बीच विभाजित कर दिया गया। ठीक, तो आने वाले समय में हम इसके आगे की कहानी सुनेंगे। ठीक, निरंतर अभ्यास करते रहें, मेहनत करें और सफलता प्राप्त हो आप लोगों को, यही मेरी कामना है आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।